नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गोली हमारे शरीर में जाकर अपना असर कैसे दिखाती है? उसे कैसे पता चलता है कि दर्द कहाँ पर है और उसे कैसे ठीक करना है? इन्हीं सारे दिलचस्प सवालों का जवाब छिपा है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स की दुनिया में। तो चलिए आज इस सफर की शुरुआत करते हैं और दवाओं के काम करने के विज्ञान को यानी साइंस को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये आखिर है क्या। फिर हम दो बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पहला है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी हमारा शरीर दवा पर क्या असर करता है, और दूसरा है फार्माकोडायनामिक्स, यानी दवा हमारे शरीर पर क्या असर करती है। इसके बाद हम इस साइंस के स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स यानी इसके मकसद को देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि दवाओं का सही इस्तेमाल, जिसे रैशनल यूज कहते हैं, क्यों जरूरी है, और आखिर में दवाओं के गलत इस्तेमाल से क्या-क्या खतरे हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोथेरेप्यूटिक्स से। ये जो शब्द है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, इस सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर अगर हम इसे तोड़कर समझें तो ये बहुत ही आसान है। आइए इसके बुनियाद को समझते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है फार्माकॉन इज इक्वल टू द ड्रग्स। इसका सीधा सा मतलब होता है दवाएं। और दूसरा शब्द है थेरेप्यूटिक्स इज इक्वल टू डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। इसका मतलब हुआ किसी भी बीमारी की पहचान करना यानी डायग्नोसिस, या उसका इलाज करना यानी ट्रीटमेंट। तो दोनों को मिलाकर क्या बना? इसका मतलब हुआ दवाओं के जरिए किसी भी बीमारी का इलाज करने का विज्ञान। चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग एलिमिनेशन एंड देयर एक्शन स्लैश इफेक्ट्स। आसान शब्दों में कहें तो ये फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जो इस बात की स्टडी करती है कि कोई दवा हमारे शरीर में कैसे एब्जॉर्ब होती है यानी सोखी जाती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है यानी शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है, कैसे एलिमिनेट होती है यानी शरीर से बाहर निकलती है, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो अपना एक्शन या असर कैसे दिखाती है। अगला पॉइंट है नोट। इन अदर वर्ड्स इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग्स एंड देयर एक्शन फॉर प्रिवेंटिंग स्लैश एलिमिनेटिंग डिजीज। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें दवाओं और उनके काम करने के तरीके के बारे में वो सारी जानकारी देता है जिससे हम बीमारियों को रोक सकते हैं या उन्हें खत्म कर सकते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, दवाएं शरीर पर काम करती कैसे हैं? Drugs act on the body and cure disease based on 1. Receptor capability, 2. Bioavailability। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। रिसेप्टर कैपेबिलिटी को आप एक ताले और चाबी की तरह समझ सकते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं पर कुछ खास ताले लगे होते हैं जिन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं, और दवा एक चाबी की तरह होती है जो सिर्फ सही ताले में ही फिट होती है। जब दवा सही रिसेप्टर से जुड़ती है तभी वो अपना असर दिखाती है। और बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने 100 मिलीग्राम की दवा खाई तो उसमें से कितनी दवा असल में आपके खून तक पहुंचकर अपना असर दिखाने के लिए उपलब्ध है। अब इस बॉक्स को देखिए। फार्माकोथेरेपी इज इंक्लूडेड एज ड्रग थेरेपी टू ट्रीट डिजीज आफ्टर सर्जिकल, रेडिएशन और फिजिकल थेरेपी। इसका मतलब है कि अक्सर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या फिजिकल थेरेपी जैसे इलाजों के बाद बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसे ही हम फार्माकोथेरेपी कहते हैं। मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट, different chemically constituted medicines are available showing effects, positive or negative. Pharmacotherapeutics plays a major role in the Indian system of medicine to correct these problems according to demand or patient need. यानी आज के समय में हजारों तरह की दवाएं मौजूद हैं जिनके अच्छे असर भी होते हैं और बुरे असर भी। यहीं पर फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का सबसे बड़ा रोल आता है जो हमें मरीज की जरूरत के हिसाब से सही दवा चुनने और इन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब हम फार्माकोथेरेप्यूटिक्स की परिभाषा समझ गए हैं। चलिए अब इसके पहले हिस्से पर चलते हैं जो है फार्माकोकाइनेटिक्स। आप इसे दवा की यात्रा भी कह सकते हैं। इसमें हम ये समझेंगे कि जब हम कोई दवा लेते हैं तो हमारा शरीर उसके साथ क्या-क्या करता है। इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो है ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी दवा का शरीर में सोखा जाना। इनिशियली व्हेन वी कंज्यूम मेडिसिन it dissolves or breaks down into smaller or absorbable particles। इसका मतलब है कि जब हम कोई दवा जैसे कि एक टैबलेट खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाकर पहले घुलती है या बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाती है ताकि शरीर उसे आसानी से सोख सके यानी एब्जॉर्ब कर सके। These are absorbed by different routes according to their solubility and protein/receptor binding capacity।
अब ये छोटे छोटे कण शरीर में कैसे सोखे जाएंगे, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहली है सॉल्युबिलिटी, यानी दवा पानी में या फैट में कितनी आसानी से घुल सकती है, और दूसरी है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी वो हमारे शरीर के प्रोटीन या रिसेप्टर से कितनी मजबूती से जुड़ सकती है। यहाँ डायग्राम में जीआईटी एब्जॉर्प्शन रूट दिखाया गया है। जीआईटी का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो हमारे मुंह से लेकर नीचे तक का पूरा पाचन तंत्र होता है। दवा सबसे पहले अपर पार्ट्स यानी माउथ, मुंह से अंदर जाती है, फिर मिडिल पार्ट यानी स्टमक और इंटेस्टाइन, पेट और छोटी आंत में पहुंचती है, जहां उसका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और आखिर में कुछ दवाएं लोअर पार्ट यानी रेक्टल एंड एनल, मलाशय और गुदा के रास्ते भी एब्जॉर्ब की जाती हैं। दवा के एब्जॉर्ब होने के बाद इस यात्रा का दूसरा पड़ाव आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसे आप शरीर की कुरियर सर्विस की तरह समझ सकते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीट, drugs are distributed to the effective area through blood or other connective tissue. Finally, they bind to specific receptors and show their action. इसका मतलब है एक बार दवा खून में पहुंच जाती है तो खून उसे पूरे शरीर में उस जगह तक पहुंचाता है जहां उसे अपना काम करना है। जैसे दर्द की दवा दर्द वाली जगह तक पहुंचती है। वहां पहुंचकर ये अपने खास रिसेप्टर यानी ताले से जुड़ जाती है और अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। Distribution is based on solubility and protein/receptor binding capacity. दवा का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी घुलनशीलता और रिसेप्टर से जुड़ने की क्षमता पर ही निर्भर करता है। अब आता है यात्रा का आखिरी पड़ाव, ड्रग एलिमिनेशन, यानी दवा का शरीर से बाहर निकलना। Drugs are excreted/eliminated based on bioavailability. दवा शरीर से कैसे बाहर निकलेगी, ये उसकी बायोअवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। चलिए इस फ्लोचार्ट से समझते हैं। अगर दवा की बायो अवेलेबिलिटी मोर यानी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ज्यादातर दवा अपना काम करने के लिए उपलब्ध है। तो ड्रग्स बाइंड टू रिसेप्टर्स एंड शो इफेक्ट्स, यानी दवा रिसेप्टर से जुड़कर अपना असर दिखाती है, और उसके बाद जो वेस्ट मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट्स बचते हैं वो एलिमिनेटेड हो जाते हैं, मतलब शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर बायो अवेलेबिलिटी लेस यानी कम है, तो मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड एज इज थ्रू यूरिन और फीकल मैटर। इसका मतलब है कि दवा का ज्यादातर हिस्सा बिना अपना असर दिखाए वैसे का वैसा ही पेशाब या मल के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब तक हमने ये समझा कि हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है। उसे एब्जॉर्ब करता है, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर उसे बाहर निकाल देता है। अब बारी है कहानी का दूसरा पहलू देखने की, यानी फार्माकोडायनामिक्स। चलिए अब ये पता लगाते हैं कि दवा हमारे शरीर के साथ क्या करती है। फार्माकोडायनामिक्स में हम दवा के असर को दो लेवल पर देखते हैं। पहला है सिस्टेमिक इफेक्ट्स। इन दिस ब्रांच वी स्टडी ड्रग एक्शन ऑन बॉडी ऑर्गन्स एंड देयर रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब है कि इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि दवा हमारे शरीर के बड़े बड़े अंगों जैसे कि लिवर, दिल या पेट पर क्या असर डालती है, और ये अंग उस दवा पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। डिफरेंट केमिकल्स शो डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। मतलब अलग अलग दवाएं शरीर के अलग अलग अंगों पर अलग अलग तरीके से काम करती हैं। जैसे कोई दवा लिवर के लिए हो सकती है तो कोई दूसरी पेट के लिए। दूसरा लेवल है सेल्यूलर इफेक्ट्स, यानी कोशिका के स्तर पर असर। When drugs are absorbed, they reach the cell. जब दवा खून के जरिए अपने टारगेट तक पहुंचती है तो वो आखिरकार एक कोशिका यानी सेल तक पहुंचती है। They bind to specific cell receptors and carry on metabolism. वहाँ जैसा हमने पहले बात की थी, वो एक खास ताले यानी सेल रिसेप्टर से जुड़ती है और कोशिका के अंदर जाकर अपना काम शुरू कर देती है, जिससे बीमारी ठीक होती है। अच्छा, अब तक हमने ये समझ लिया है कि दवाएं क्या करती हैं और कैसे करती हैं, पर अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? इस पूरी पढ़ाई का असल जिंदगी में मकसद क्या है? चलिए अब हम फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को समझने की। इस साइंस को पढ़ने के कई अहम उद्देश्य हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला, वी गेन करेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। इससे हमें ये सही जानकारी मिलती है कि कोई दवा शरीर के अंदर जाकर कौन सी केमिकल रिएक्शंस करती है। दूसरा, वी डिसाइड द करेक्ट ड्रग कैटेगरीज फॉर ट्रीटिंग स्पेसिफिक डिजीजेस। इस ज्ञान से हम ये तय कर पाते हैं कि किसी खास बीमारी के लिए कौन सी कैटेगरी की दवा देनी है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ही देनी है, कोई और दवा नहीं। तीसरा, वी डिसाइड द करेक्ट डोज एंड फॉर्मुलेशन फॉर ट्रीटिंग स्पेसिफिक डिजीजेस। हम ये तय करते हैं कि दवा की कितनी डोज देनी है, 500 mg या 1000 mg, और उसे किस रूप में देना है, टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन।
चौथा, वी डिसाइड द राइट पेशेंट फॉर द पर्टिकुलर ड्रग। ये बहुत ज़रूरी है। हम ये तय करते हैं कि कौन सी दवा किस मरीज के लिए सुरक्षित रहेगी। जैसे कुछ दवाएं बच्चों को नहीं दी जा सकती या कुछ दवाएं गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकती हैं। और पांचवां, वी डिसाइड द सूटेबल/इफेक्टिव रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम दवा देने का सबसे सही और असरदार रास्ता चुनते हैं कि दवा को मुंह से खिलाना है या इंजेक्शन से सीधे खून में देना है ताकि असर जल्दी हो। चलिए कुछ और उद्देश्यों को देखते हैं। वी डिसाइड द करेक्ट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम दवा देने का सही समय तय करते हैं। जैसे गैस की कुछ दवाएं खाली पेट सबसे अच्छा काम करती हैं, जबकि कुछ एंटीबायोटिक्स को खाने के बाद लेना होता है। अगला है डिसाइड ड्रग टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस कैपेसिटी। हम ये समझते हैं कि किसी मरीज का शरीर एक दवा को कितना झेल सकता है, यानी उसकी टॉलरेंस कितनी है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि बैक्टीरिया उस दवा के खिलाफ रेजिस्टेंट हो गए हों, यानी उन पर दवा का असर ही ना हो रहा हो। फिर वी डिसाइड ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी और एडवर्स इफेक्ट्स। हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी दो दवाएं एक साथ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो एक दूसरे का असर खत्म कर दें या कोई खतरनाक साइड इफेक्ट पैदा कर दें। वी डिसाइड अबाउट ड्रग फूड इंटरैक्शंस। हम ये तय करते हैं कि दवा के साथ क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और अंत में वी डिसाइड द नेचुरल/एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर टेकिंग द पर्टिकुलर ड्रग। हम ये भी देखते हैं कि किसी खास दवा को लेने के लिए मौसम या आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए। यहाँ दो बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। एग्जाम्पल, एस्पिरिन इज नॉट टेकन इन डेंगू कंडीशन। डेंगू में एस्पिरिन इसलिए नहीं लेते क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स पहले से ही कम हो जाते हैं और एस्पिरिन खून को और पतला कर देती है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बहुत बढ़ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, कैल्शियम रिच फूड एंड एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन टुगेदर। दूध या पनीर जैसे कैल्शियम वाले खाने कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ नहीं लेने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कैल्शियम आंतों में एंटीबायोटिक के साथ चिपक जाता है और उसे शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिससे दवा का असर कम हो जाता है। तो अब जब हमने सारी थ्योरी समझ ली है, तो चलिए उस चीज पर आते हैं जो इस पूरे ज्ञान का सबसे जरूरी प्रैक्टिकल इस्तेमाल है, और वो है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स, जिसे शॉर्ट में RUM कहते हैं। इसका मतलब है दवाओं का तर्कसंगत, सही और सुरक्षित तरीके से उपयोग करना। तो ये RUM आखिर है क्या? RUM is an important, vital and caretaker aspect of pharmacodynamics because body mechanisms vary individually, obese, thin, male, female, age etc. RUM फार्माकोडायनामिक्स का एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग होता है। कोई मोटा है, कोई पतला, कोई पुरुष है, कोई महिला, किसी की उम्र कम है तो किसी की ज़्यादा, और दवा इन सब पर अलग अलग तरह से असर डालती है। ड्यू टू RUM, वी डिसाइड करेक्ट मेडिसिन फॉर करेक्ट इंडिविजुअल एट करेक्ट टाइम फॉर करेक्ट डिजीजेस। RUM का मूल मंत्र बस यही है, सही बीमारी के लिए सही व्यक्ति को सही समय पर सही दवा सही खुराक में देना। ये फ्लो चार्ट बताता है कि कैसे हमारी एक्टिविटीज़ जैसे प्रदूषण या कीटनाशकों का इस्तेमाल हमारे शरीर पर असर डालते हैं, जिससे नई नई बीमारियां पैदा होती हैं और दवाओं के सही इस्तेमाल की ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की परिभाषा देखते हैं। The rational use of drugs requires the patient receive medication appropriate to their clinical needs in doses that meet their own individual requirements for an adequate period of time and at lowest cost to them and their community. चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। इसका मतलब है कि मरीज को पहला उसकी बीमारी के हिसाब से सही दवा मिले, दूसरा उसकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही खुराक में मिले, तीसरा सही समय अवधि के लिए मिले, न कम न ज़्यादा, और चौथा ये सब उसके और समाज के लिए सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हो। यही है दवाओं का तर्कसंगत उपयोग। दवाओं का सही इस्तेमाल कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला और बुनियादी फैक्टर है अराइजेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स, यानी दवा बनाने की प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। दिस इज द इनिशियल स्टेप / फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर UM। ये RUM की नींव है। अगर दवा ही सही तरीके से नहीं बनेगी तो उसका इस्तेमाल सही कैसे हो सकता है? रीजन, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ड्रग क्वांटिटी एंड मेजर इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन। इसकी वजह यह है कि दवा बनाते समय उसमें डाली जाने वाली सामग्री की मात्रा और माप सबसे ज्यादा मायने रखती है। जरा सी भी गड़बड़ी दवा को बेअसर या जहरीला भी बना सकती है। इट इज अवॉइडेड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ करेक्ट प्लेटफॉर्म, करेक्ट इक्विपमेंट एंड करेक्ट प्रोसीजर।
इन गलतियों से बचने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, जैसा कि ये गियर डायग्राम्स दिखा रहे हैं। पहला, दवा बनाने के लिए सही जगह और माहौल यानी करेक्ट प्लेटफॉर्म। दूसरा, सही और आधुनिक उपकरण यानी करेक्ट इक्विपमेंट। और तीसरा, दवा बनाने की एक स्टैंडर्ड और जांची परखी प्रक्रिया यानी करेक्ट प्रोसीजर। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल, यानी वो बातें जो हर मरीज में अलग अलग होती हैं। बॉडी फिजियोलॉजी वेरीज पर्सन टू पर्सन, सो केमिकल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रीटिंग डिजीज ऑल्सो वेरीज। जैसा कि हमने पहले कहा, हर व्यक्ति का शरीर अलग है, इसलिए बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी दवा की मात्रा और उसका प्रकार भी अलग अलग होता है। इसमें इन मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। 1. बॉडी स्ट्रक्चर यानी शरीर की बनावट, कि कोई मोटा है या पतला। 2. सेक्स ऑफ पर्सन, व्यक्ति का लिंग, पुरुष या महिला। 3. एज ऑफ पर्सन, व्यक्ति की उम्र, बच्चा है या बुजुर्ग। 4. प्रायर डिजीज हिस्ट्री, क्या उसे पहले से कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज या किडनी की समस्या। 5. ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड एलर्जी, कहीं उसे किसी खास दवा से एलर्जी तो नहीं है। और 6. ड्रग टॉलरेंस और रेजिस्टेंस, उसका शरीर उस दवा को कितना बर्दाश्त कर सकता है। तीसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, यानी हमारे आसपास के वातावरण का असर। एनवायरमेंटल कंडीशंस वेरी प्लेस टू प्लेस, सो इट एक्ट्स एज अ फैक्टर। पर्यावरण की स्थितियां जगह जगह बदलती हैं और इसका भी दवाओं के इस्तेमाल पर असर पड़ता है। इसमें 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, 1. सीजनल वेरिएशन, यानी मौसम में बदलाव। जैसे सर्दियों में खांसी जुकाम की दवाएं ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं तो गर्मियों में पेट के इन्फेक्शन की। दूसरा, 2. एनी पैंडेमिक, यानी कोई भी महामारी। जैसे हमने हाल ही में कोविड के समय देखा था, जब कुछ खास दवाओं की मांग और ज़रूरत अचानक से बहुत बढ़ गई थी। और तीसरा, 3. एनी म्यूटेशंस, यानी वायरस या बैक्टीरिया में होने वाले बदलाव। जब कोई वायरस अपना रूप बदलता है तो हो सकता है कि पुरानी दवाएं उस पर बेअसर हो जाएं और हमें नई दवाओं की ज़रूरत पड़े। तो सवाल ये उठता है कि हम RUM यानी दवाओं के सही इस्तेमाल को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। इसका पहला तरीका है एजुकेशनल प्रमोशन, यानी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। Pharmacy is the most essential field regarding health because we study both human physiology and chemical physiology and compare them. फार्मेसी का क्षेत्र स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हम इंसान के शरीर के काम करने के तरीके और दवाओं के काम करने के तरीके दोनों की पढ़ाई करते हैं। After gaining knowledge, we design different formulations with proper quantity/quality for patient requirements. इस ज्ञान के आधार पर ही हम मरीजों की जरूरतों के हिसाब से सही मात्रा और गुणवत्ता वाली दवाएं बना पाते हैं। Conclusion: If the pharmacy field develops with proper education, pharmacists grow up and participate in health promotion. निष्कर्ष ये है कि अगर फार्मेसी के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो काबिल फार्मासिस्ट तैयार होंगे जो लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। एजुकेशन प्रमोट बाय, शिक्षा को इन तरीकों से बढ़ावा दिया जा सकता है। 1. Providing skilled educational behaviors, अच्छी शिक्षण पद्धतियां देकर। 2. Providing laboratory and practical knowledge, लैब में प्रैक्टिकल ज्ञान देकर। 3. Providing the library, अच्छी किताबें और संसाधन उपलब्ध कराकर। And 4. Providing health and yoga camps etc. स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों में जागरूकता फैलाना। रम को बेहतर बनाने का दूसरा तरीका है रेगुलेटरी एंड मैनेजमेंट प्रमोशन, यानी सही नियम कानून और अच्छा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर रेगुलेशन एंड प्रमोटिंग रम। सिर्फ दवा बना देना ही काफी नहीं होता, पूरी प्रक्रिया का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। बाय प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन वी डिसाइड करेक्ट रिक्वायरमेंट्स, स्किल्ड पर्सन, रॉ मटेरियल, परफेक्ट प्लेटफॉर्म, परफेक्ट इक्विपमेंट। सही निरीक्षण और देखरेख से ही हम ये पक्का कर सकते हैं कि दवा बनाने के लिए कुशल लोग, अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल, सही जगह और सही उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं। गोल: इफ मैन्युफैक्चरिंग इज करेक्ट, अचीव करेक्ट डोज इन करेक्ट फॉर्मुलेशन। लक्ष्य सीधा है, अगर दवा बनाने की प्रक्रिया सही होगी तभी हमें सही फॉर्मुलेशन में सही डोज वाली दवा मिलेगी। इस काम के लिए कुछ वॉचडॉग्स यानी निगरानी रखने वाली संस्थाएं होती हैं, जैसे QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस, QC यानी क्वालिटी कंट्रोल एंड GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। आप इन्हें दवा की क्वालिटी को चेक करने वाले गार्ड समझ सकते हैं जो ये पक्का करते हैं कि दवा बनाने की पूरी प्रक्रिया हर स्टैंडर्ड पर खरी उतरे। रूम सुधारने का तीसरा तरीका है बाय प्रॉपर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है डॉक्टर के बताए अनुसार सामग्री को सही मात्रा में मिलाकर दवा तैयार करना, और डिस्पेंसिंग का मतलब है मरीज को सही दवा सही जानकारी के साथ देना।
पैकेजिंग एंड कंपाउंडिंग इज द फाइनल और अटेंटिव स्टेज। यह प्रक्रिया का अंतिम चरण है और इसमें बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। Risk if mistakes arise during compounding, positive or negative effect, sometimes serious problems. अगर इस दौरान कोई भी गलती हो जाए तो दवा का असर उल्टा भी पड़ सकता है और कई बार गंभीर समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। Dispensing included as a promoting factor because many drugs require special conditions during dispensing. दवा देते समय भी खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कुछ दवाओं को ठंडी जगह पर रखना जरूरी होता है। चौथा तरीका है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी नेशनल बॉडी, यानी एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाना जिसमें अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स शामिल हों। इसके मुख्य कार्य हैं टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज ऑन मेडिसिन यूजेस, दवा के इस्तेमाल से जुड़ी नीतियां बनाना, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट्स, जरूरी दवाओं की एक राष्ट्रीय सूची बनाना और सफिशिएंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड स्टाफ, यह सुनिश्चित करना कि जरूरी दवाएं और स्वास्थ्यकर्मी हमेशा उपलब्ध रहें। हमने दवाओं के सही इस्तेमाल के हर पहलू को समझ लिया, लेकिन क्या होता है जब इन नियमों और सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जाता है? अब हम अपने अंतिम और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं, दवाओं का तर्कहीन या गलत उपयोग, जिसे कहते हैं इररेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। तो इररेशनल यूज ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या है? यूज ऑफ मेडिसिन्स इन इम्प्रॉपर मैनर एंड इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन। इसका सीधा सा मतलब है दवाओं का गलत तरीके से और गलत रूप में इस्तेमाल करना। इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग मेडिसिन, यानी गलत दवा चुनना, रॉन्ग डोजेस, गलत खुराक लेना, रॉन्ग पर्सन, गलत व्यक्ति को दवा देना, एंड रॉन्ग टाइम, गलत समय पर दवा लेना। अब इसके कारण क्या है? पहला और सबसे बड़ा कारण है इम्प्रॉपर डायग्नोसिस, यानी बीमारी की गलत पहचान। इसमें शामिल है इम्प्रॉपर डायग्नोसिस, बीमारी को ही गलत समझना, जैसे वायरल बुखार को टाइफॉइड समझ लेना। इम्प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स, मरीज की ठीक से जांच ना करना। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन आरएमपी एंड पेशेंट, डॉक्टर और मरीज के बीच बातचीत में कमी। और इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट हिस्ट्री, मरीज की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स को ठीक से न देखना। दूसरा कारण है प्रिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम्स, यानी डॉक्टर के पर्चे से जुड़ी समस्याएं। इसमें शामिल है इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शंस, पर्चे पर गलत दवा या गलत डोज लिख देना, मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शंस, बिना जरूरत के बहुत सारी दवाएं एक साथ लिख देना, और प्रिस्क्रिप्शन थ्रू मल्टीमीडिया बाय कॉलिंग, यानी बिना मरीज को देखे सिर्फ फोन पर पूछकर दवा लिख देना, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। दवाओं के गलत इस्तेमाल के कुछ और कारण भी हैं। तीसरा है डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग, यानी दवा बनाने और देने में होने वाली गलतियां। इसके कारण हैं ड्यू टू अनसूटेबल प्लेटफॉर्म प्लेस, यानी दवा बनाने की जगह का साफ सुथरा न होना, काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग एरर्स, दवा बनाते या गिनते समय गलती हो जाना, और अनसैनिटरी प्रोसीजर, गंदे हाथों या गंदे उपकरणों से दवा बनाना। चौथा और अंतिम कारण है कॉमन फैक्टर्स, यानी कुछ आम वजहें जो हम अक्सर देखते हैं। इनमें शामिल है लैक ऑफ नॉलेज, दवाओं के बारे में सही जानकारी न होना, ओटीसी ओवर द काउंटर मेडिकेशन, बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से कोई भी दवा खरीदकर खा लेना, और फाइनेंशियल इश्यूज एंड अनबिलीव्स, पैसे की कमी की वजह से सस्ता या गलत इलाज चुनना, या फिर अंधविश्वास में पड़कर वैज्ञानिक इलाज से बचना। और इसी के साथ हमारा ये पहला अध्याय पूरा होता है। हमने समझा कि दवाएं शरीर में कैसे काम करती हैं और उनका सही इस्तेमाल कितना ज्यादा जरूरी है। हमेशा याद रखें, दवा अमृत भी है और जहर भी। सही जानकारी और एक विशेषज्ञ की सलाह ही इसे अमृत बनाती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें।